हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ गणित एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन पार्ट लेके आया हूँ। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, जो एक्सरसाइज हमारी 1.2 है इसके कॉन्सेप्ट को कैसे हम लगाएंगे कि एक्सरसाइज को कर पाएँ। तो इसमें हमारा जो दिया गया है प्रमेय 1.2 दी गई है, जिसका नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो दी गई है, इसमें कहा क्या गया है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कोई भाज्य संख्या होगी, उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। और फिर क्या कहा, तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कहने का मतलब जो गुणनखंड हमें मिलेगा वह टोटली अभाज्य संख्या ही होगी। चाहे किसी से यह क्वेश्चन किया जाए, उसको दे दिया जाए एनी नंबर गुणनखंड करने के लिए, भाज्य संख्या दे दी जाए और कह दिया जाए कि इसका आप गुणनखंड करिए, तो जो रिजल्ट आएगा वो अभाज्य संख्याओं के ही रूप में आएगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में जानना होगा। तो मैंने आपको बताया था भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, एक बार आपको पुनः रिमाइंड करा दे रहा हूँ। भाज्य संख्या जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या हो गई करा, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या यानी इसको तोड़ा जा रहा है किसमें, अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं में। कहने का मतलब है भाज्य संख्या को हम किस में तोड़ रहे हैं, अभाज्य संख्याओं में। तो अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या हो गई। भाज्य और अभाज्य संख्याओं को जानने के लिए सबसे पहला काम क्या है, इनकी परिभाषा को आप लिख लीजिए और फिर हम नेचुरल नंबर लेकर के इसको डिफाइन कर लेंगे कौन सा भाज्य है और कौन सा अभाज्य है। तो भाज्य क्या है, भाज्य संख्या की परिभाषा आप लिखिए। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या की परिभाषा जब आप लिखेंगे तो इसमें कहेंगे क्या, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो एक से बड़ी हो, जो एक से बड़ी हो, ऐसी संख्या जो एक से क्या हो, बड़ी हो, तथा एक तथा स्वयं के अलावा एक तथा स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से कट जाए, किसी तीसरी संख्या के टेबल में आ जाए, किसी तीसरी संख्या के टेबल में आ जाए। कहने का मतलब कहा क्या, भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक से बड़ी हो और करा एक तथा स्वयं के अलावा, यानी एक हो और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या के टेबल यानी पहाड़े में आ जाए, तो उसको हम भाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या देखिए, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या कही गई, ऐसी संख्या जो भाज्य न हो, ऐसी संख्या जो भाज्य न हो। आप लिख सकते हैं ऐसी संख्या जो भाज्य न हो, या लिखिए दूसरी वे में, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो एक से बड़ी हो, ऐसी संख्या जो एक से बड़ी हो, ऐसी संख्या जो एक से बड़ी हो तथा
संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या के पहाड़े में न आती हो, किसी संख्या के पहाड़े में नहीं आती है। ठीक है, भाज्य और अभाज्य की परिभाषा आपने लिखा। अब इसको देखिए कैसे हम छाटेंगे कौन भाज्य है कौन अभाज्य। जैसे मैं ले लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 समथिंग मैंने ले लिया। अब इसको चेक करना है कौन भाज्य है और कौन अभाज्य। करा एक से बड़ी लेना है तो एक को आपको लेना ही नहीं है। और भाज्य की मैं बात कर रहा हूँ, अभी यहाँ भाज्य को चेक कर रहा हूँ। करा कि एक तथा स्वयं के अलावा किसी तीसरे से कड़ी जाए, एक से तो कड़ी जाएगी, स्वयं यानी 2 से कड़ी आएगी, और किसी तीसरी संख्या से 2 आपका नहीं कटेगा तो ये आपका भाज्य में नहीं होगा, ये आपका भाज्य में नहीं होगा, ये आपका अभाज्य में आएगा। ठीक है, 3 को आप ले लीजिए तो 3 भी हमारा 1 और 3 के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा तो यह भी आपका भाज्य में नहीं होगा। 4 को आप ले लीजिए तो 1 से भी कड़ी आएगा, 2 से भी कड़ी आएगा और 4 से भी कड़ी आएगा तो यह आपका भाज्य हो गया। 5 को आप ले लीजिए तो यह भी 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, इसके अलावा किसी अन्य से नहीं कटेगा तो यह भी आपका भाज्य नहीं है। 6 को आप ले लीजिए तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 3 से कटेगा, यह भी भाज्य हो गया। 7 भी आपका नहीं कटेगा, इसी प्रकार से 8 भी हमारा किसी तीसरी संख्या से कड़ी आएगा। 9 को आप चेक करिए, 9 भी हमारा किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा, यह भी यानी हो गया तीसरी संख्या से। 10 को आप ले लीजिए, 10 हमारा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 5 से कटेगा, ये भी आपका हो गया। 11 आप ले लीजिए, 11 आपका नहीं कटेगा। 12 आप ले लीजिए, 12 भी आपका जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, यानी ये भी आपका हो गया। 13 आप ले लिए, 13 भी नहीं कटेगा। 14 आप ले लिए, 14 आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, यानी ये भी आपका हो गया। 15 आप ले लिए, यह भी देखिए 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, ये भी आप ले लिए। और 16 है, यह भी आपका कट जाएगा। 17 ये नहीं कटेगा। 18 ये भी कट जाएगा। 19 ये भी नहीं कटेगा। 20 ये भी कट जाएगा। तो कहने का मतलब आपने छाड़ दिया, जो कट गया उसको मैंने सही चिन्ह से लगाया, एक और स्वयं के अलावा तीसरी से कटा उसको मैंने उसके ऊपर मैंने टिक लगा दिया, और जो नहीं कटा उसको मैंने छोड़ दिया। तो कहने का मतलब भाज्य संख्या के अंतर्गत क्या आएगा, 4 आ गया, 4 आ गया, इसके बाद 6 आ गया, इसके बाद 8 आ गया, इसके बाद 9 आ गया, इसके बाद 10 आ गया, इसके बाद 12 आ गया, यानी समथिंग। कहने का मतलब जो भी है ये हमारा भाज्य संख्या के अंतर्गत आएगी। अभाज्य हमारी क्या हो गई, 2 हो गई। अभाज्य संख्या में क्या हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 2 3 5, इसके बाद 7 हो गई, फिर 7 के बाद 11 हो गई, 11 हो गई, 11 के बाद 13 हो गई, 13 के बाद 17 हो गई, 17 के बाद 19 हो गई। इस तरीके से आप भाज्य और अभाज्य को चेक कर लिए। तो कहने का मतलब भाज्य क्या है, भाज्य का मतलब क्या है, एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या के पहाड़े में वो आ जाए, तो दूसरी संख्या के पहाड़े में आ जाए तो उसको भाज्य कहेंगे। और कहा कि इसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे के टेबल में न आए, उसको अभाज्य हम कहेंगे। असंख्या ऑलवेज एक से बड़ी ली जाएगी, एक को आप न ही भाज्य में रखेंगे न ही अभाज्य में रखेंगे। एक को आप न भाज्य कर सकते हैं न अभाज्य कर सकते हैं, क्योंकि एक को
संख्या 1 को आप बाहर कर दे रहे हैं। तो इस टॉपिक को आप नोट कर लीजिए, भाज्य और अभाज्य संख्याओं को। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपने नोट कर लिया होगा। इसको हम करते हैं इरेज और आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं। अब बात आपकी आ गई अभाज्य गुणनखंड की। भाज्य और अभाज्य आपने देखा, अब बात आ गई आपकी अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड है क्या, आपको पता चल गया। ऐसी संख्या ली जाएगी जो अभाज्य है, गुणनखंड किया जाएगा और संख्या हमारी क्या हो, अभाज्य हो। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के मैं बता रहा हूँ, 54 का आपको गुणनखंड करना। 54 का आपको क्या करना है, गुणनखंड करना। तो आपको पता है कि पहली अभाज्य संख्या आपकी क्या है, 2 है। 2 से कर दीजिए, 2 दूना 4, 27 आ गया। फिर अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 9 बार आ गया। फिर आपका 3 से कटा, 3 बार गया। फिर आपका 3 से कटा, 1 बार गया। यानी जो हमारा गुणनखंड आया 54 का अभाज्य गुणनखंड जो आया वो क्या आया, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। यानी रिजल्ट हमारा 54 का क्या आया भाई, 2 गुणे 3 के पावर 3। ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो यहाँ आपने अभाज्य गुणनखंड को देखा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब कोई भाज्य संख्या दी रहेगी। 54 आपका भाज्य है। कैसे भाज्य है, इसको देखिए ध्यान से। मैंने कहा भाज्य संख्या वो होती है जो 1 से और स्वयं के अलावा किसी तीसरे से कट जाए। यानी 54 को हम किससे काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 27 आएगा। यानी 27 से भी ये कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। तो कहने का मतलब भाज्य को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना। तो अभाज्य संख्याएं क्या हैं, उन्हीं से आप उनको काटेंगे और रिजल्ट को देंगे। तो किसी से यदि 54 का गुणनखंड करने के लिए कहा जाए तो यही रिजल्ट आपका आएगा। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कहा जाए तो यही रिजल्ट आपका आएगा और संख्याएं ऐसे ही लिखी जाएंगी। ऑर्डर हमेशा जो है बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। इसको आपको ध्यान देना है कि ऑर्डर हमेशा इसका बढ़ते क्रम में लिखा जाएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड को आप समझ गए। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा अब हम इसको समझते हैं। अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हम करते क्या हैं, हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना होता है। कोई 2 संख्या दी रहेगी, उसका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना होता है। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से एलसीएम और एचसीएफ कैसे हम निकालेंगे। जैसे आपको कह दिया जाए कि संख्या 6 और 20 का जो है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करिए। एक एग्जाम्पल आपका ले लिया गया बुक से। एग्जाम्पल है आपका, करा 6 और 20 का आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। ये आपको फाइंड करना। अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना। तो चलिए 6 को आप ले लीजिए, 6 का आप फैक्टराइज करिए। अभाज्य का मतलब संख्या 2 आपकी है, 3 हो गया। फिर आपको 3 ले लिया, 1 हो गया। यानी 6 का फैक्टराइज जो आपका मिला वो क्या मिला, 2 क्रॉस 3 मिला। ठीक है, इसी प्रकार से आप 20 का ले लीजिए बगल में, 20 को करेंगे, 10 आ गया। फिर 2 से करेंगे, 5 आ गया। फिर 5 से करेंगे, 1 आ गया। यानी 20 का क्या रिजल्ट आया,
2 क्रॉस 2 क्रॉस 5। ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले एचसीएफ आप फाइंड करिए, एचसीएफ। एचसीएफ आपका क्या होगा, तो जो दोनों में कॉमन मिले, जैसे 2 संख्याएं हैं तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, 3 संख्याएं हैं तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो जो दोनों में कॉमन देख रहे हैं, दोनों में कॉमन 2 है, बाकी इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं बन रहा। जो दोनों में कॉमन हो और उसकी पावर सबसे कम से कम हो, ये ध्यान देना होता है। जो दोनों में कॉमन हो और उसकी पावर सबसे कम से कम हो, तो यानी एचसीएफ यहाँ क्या हो गया, 2 आ गया। एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है जो कॉमन है वो तो लिखा ही जाएगा, गुणे जो बचा टर्म है, बचा क्या आपका भाई, 2 बचा है, गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी बचे टर्म भी इसमें लिख लिए जाते हैं। कॉमन तो लिखा ही जाता है, इसके अलावा जो बचे टर्म है, इसके अलावा बचा क्या है, 2 है, 3 है और 5 है, आपने गुणा करके लिख लिया। तो एलसीएम आपका क्या हो गया, 2 दूना 4 3 12 25 60, यानी एलसीएम आपको क्या मिल गया, 60 मिल गया, और एचसीएफ आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो इसी प्रकार अभाज्य संख्याओं की मदद से हम जो है एचसीएफ को फाइंड करते हैं या एलसीएम को फाइंड करते हैं। अब इसको हम किसी दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। इसको इरेज हम कर रहे हैं, इसको एक दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा देख लीजिए। जैसे आपका दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया गया है, मान लीजिए अब 3 संख्याएं आप ले लीजिए एग्जाम्पल। अब जैसे 2 संख्याएं आप लिया था, यहाँ आप 3 संख्याएं ले लीजिए। अब इसमें किसका किसका करना है, 6 है, 72 है, और क्या है 120। एग्जाम्पल आपका है ये। इसका आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड की सहायता से आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। अभाज्य गुणनखंड की सहायता से इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए ध्यान से, मैंने कहा जो पहला है आपको पहला लिख लीजिए और इसका फैक्टराइज कर दीजिए। 2 से करेंगे 3 आ गया, फिर 3 से किए 1 आ गया, तो 1 आ जाता है तो रोक देते हैं, यानी 6 का फैक्टराइज आपको क्या मिल गया भाई, 2 क्रॉस 3 मिला। इसी प्रकार से 72 का कर दीजिए बगल में। 72 का करेंगे 2 से करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 6 हो गया, फिर 2 से किए 1 8 हो गया, फिर 2 से किए 9 आ गया, फिर 3 से किए 3 आ गया, फिर 3 से किए 1 आ गया। तो 72 का भी आपने लिख लिया, क्या आया भाई, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। इसी प्रकार से 120 का आप कर लीजिए बगल में। 120 का करेंगे तो 260 आ गया, फिर 2 से कर दिए 30 आ गया, फिर 2 से कर दिए 15 आ गया, फिर आप 3 से कर दीजिए 5 आ गया, फिर आप 5 से कर दीजिए 1 आ गया। यानी 120 का क्या है भाई, 120 का आ गया 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। आपने अभाज्य गुणनखंड कर लिया, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इसका ऑर्डर हम लिखते हैं, ऑर्डर यानी किस ऑर्डर में है ये। तो देखते हैं 2 एक बार है, 3 एक बार है, तो ज्यों का त्यों रहेगा, 2 गुणे 3 हो गया। अब यहाँ देखते हैं 2 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, यानी हो गया 2 घाते 3 गुणे 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 घाते 2 हो गया। अब इसका लिखते हैं ऑर्डर में, तो 2 आपका कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार। हमेशा आप इस ऑर्डर को लिखेंगे तभी सलूशन कर पाएंगे। गुणे 3 आपका 1 बार है, गुणे आपका 5 है। अब मान लीजिए आपको एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ निकालना है इसका। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करेंगे भाई,
आपको पता है कि सबसे पहले हम कॉमन मिलाते हैं। तीनों में कॉमन क्या है? कॉमन देख रहे हैं आप, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो कॉमन आपका एक अब ए मिल गया, ये कॉमन मिला। अब इसके बाद देखिए 3 भी है इसमें, 3 भी आप कॉमन ले लिए। और कुछ कॉमन दिख रहा? नहीं दिख रहा। तो मैंने बताया एचसीएफ निकालने के लिए जो 2 कॉमन लिए हो, इसमें देखते हैं 2 की सबसे कम घात कौन है। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ इसकी घात 1 है, यानी सबसे छोटी घात ये 2 दिख रहा है, तो आप 2 को ले लीजिए क्रॉस। मैंने कहा एचसीएफ निकालते समय सबसे छोटी घात को हम लेते, 2 आपने ले लिया, ठीक है। अब इसमें देखिए 3 वाले में सबसे छोटी घात 3 ही मानी जाएगी। यहाँ भी देखिए 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी 3 हो गया। तो एचसीएफ आपको क्या मिला? 2 3 6, यानी एचसीएफ आपका आ गया 6 आ गया एचसीएफ। अब यहीं आप सेम जो है प्रक्रिया करते हैं एलसीएम के लिए। एलसीएम में क्या होता है? मैंने बताया एलसीएम में क्या होता है। तो एलसीएम में जो कॉमन होता है उसमें उसकी सबसे बड़ी घात ली जाती है। कॉमन देखिए 2 तो कॉमन था, लेकिन सबसे बड़ी घात यहाँ कितनी है? 2 घाते 3 है। गुणे यहाँ कॉमन 3 था, तो इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 घाते 2। जो कॉमन था, कॉमन में सबसे बड़ी घात आपने ले लिया, और इसके बाद जो बचा क्या आपका? 5 गुणे 5, यानी रिजल्ट आपका क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 2 12 लिख दिया आपने, गुणे 5, यानी रिजल्ट क्या आया? 2 दूना 4 दूना 8 3 24 गुणे 15, 5 3 15। इसका गुणा 24 हो गया, इसका गुणा 5 3 15। अब 15 का गुणा यहाँ करेंगे, 15 चौके 60, 0 आ गया, हाथ में आया 6, 15 दूनी 30, 30 6 36, यानी 360 हो गया। यानी एलसीएम जो आपका आया वो क्या आया? 360। अब गुणा करके चेक कर लीजिएगा इसको, 2 की पावर 3, 3 के पावर 2 और 5, आपका एलसीएम आ गया। तो यहाँ आपने देखा कि अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हम कैसे इसको करते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। हाँ, तो मेरे बच्चों आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसमें आपने मेन कॉन्सेप्ट क्या सीखा? अभाज्य गुणनखंड की सहायता से उसका फैक्टराइज कर देते हैं, और मैंने बताया एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो दिया रहता है उसके आर्डर को हम घात के रूप में लिख देते हैं। आपने लिख दिया। एचसीएफ फाइंड करने के लिए मैंने बताया दोनों जो जितने नंबर दिए गए उसमें कॉमन मिलाते हैं, कॉमन आपने मिला लिया। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो सबसे कम घात होती है, यानी एट लीस्ट पावर ऑफ द नंबर, यानी संख्या की सबसे छोटी घात, यहाँ 2 थी तो आपने 2 ले लिया, और इसमें संख्या की सबसे छोटी घात 3 थी, 3 ले लिया। इसमें कॉमन कुछ था ही नहीं, तो यानी 2 3 6 हो गया। इसी प्रकार से एलसीएम निकालने के लिए अब जहाँ आप सबसे छोटा लिए थे यहाँ उसी का एकदम उल्टा हो जाता है, सबसे बड़ी घात। तो इनमें सबसे बड़ी घात 2 घाते 3 थी, आपने ले लिया। इसमें सबसे बड़ी घात 3 घाते 2 थी, आपने ले लिया। बचा जो है उसको भी लेते हैं, 5 को आपने ले लिया, मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिख लिया। इस प्रकार से एचसीएफ और एलसीएम आपने फाइंड कर लिया। तो अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हम किसी भी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम्पल जो है उस पर हम चर्चा करते हैं, और उसको आप देखिए। अब इसको हम करते हैं इरेज, आपकी समझ में आ ही गया होगा। इसको हम करते हैं इरेज। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कि एग्जाम्पल 5 है आपकी बुक का। इसमें कह रहा कि संख्या 4 पावर n पर विचार करना। संख्याओं, एग्जाम्पल आपका 5 है बुक का, कह रहा कि संख्याओं फोर पावर n पर विचार करना है।
करा संख्याओं 4 पावर n पर विचार कीजिए और जहाँ पर n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। जहाँ पर n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। करा संख्याओं 4 पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। करा कि n का जो मान रखा जाए, तो n एक प्राकृतिक संख्या है और करा कि 4 पावर n यानी जो अंक है n का क्या मान रखा जाए कि इसका जो अंत हो वो 0 हो, यानी रिजल्ट जो आए हल करने पर वो 0 आए, ये पूछ रहा। यानी घात में यहाँ हम क्या रखें कि इसका रिजल्ट 0 आए। तो आपको एक चीज़ यहाँ ये ध्यान देनी है कि किसी के भी पावर में यदि n दिया हो, प्राकृतिक संख्या हो, रिजल्ट आपको 0 चाहिए, तो वहाँ आपका उसका फैक्टराइज होना चाहिए 2 क्रॉस 5। क्यों? उसमें कम से कम 1 2 होना चाहिए और कम से कम 1 5 होना चाहिए उसके फैक्टराइजेशन में, तभी रिजल्ट आपका 0 आएगा, नहीं तो रिजल्ट आपका 0 नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए इसको हल करना है तो 4 के पावर n दिया है, यानी रिजल्ट आप जब इसका हल करेंगे तो 4 का फैक्टराइज करेंगे 2 क्रॉस 2 आ गया, होल पावर n। कहने का मतलब 2 तो मिल गया, यहाँ 2 तो मिल गया, लेकिन 5 अगला टर्म 5 जो था वो नहीं मिला। तो 2 मिल गया, 5 नहीं मिला, तो कहने का मतलब n का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसके लिए इसका रिजल्ट क्या है, 0 आए। 0 से इसका अंत हो, यानी जो सलूशन हो हल करने पर उसका मान 0 हो। तो कहने का मतलब यह सलूशन कब होगा, जब उसके फैक्टराइज में 2 क्रॉस 5 आएगा तभी वो 0 होगा, अन्यथा उसका अंत 0 से नहीं होगा। वही कह रहा था 4 पावर n है, तो कौन सी प्राकृतिक संख्या यहाँ रखी जाए, n का मान क्या रखा जाए कि यह जो है 0 से अंत हो। तो आप जवाब देंगे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि 0 पर यह समाप्त होगा। क्यों? क्योंकि आपको मेन कॉन्सेप्ट बता दिया गया, जो दिया है उसका आप फैक्टराइज करेंगे 2 क्रॉस 5 के रूप में आना चाहिए। अब जैसे यही दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, 8 के पावर n है, इसमें कौन सा ऐसा मान रखें कि ये 0 से समाप्त हो। तो 8 का आप फैक्टराइज करेंगे, 8 का करेंगे, ये आ गया, यानी 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा, इसलिए इसका भी अंत 0 से नहीं होगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि कब इसका अंत 0 से होगा। कहने का मतलब यह 0 कब मिलेगा। अब यहाँ जब हम बात करते हैं, मान लीजिए 4 के स्थान पे दे दें 10 के पावर n कह दें कि इसका अंत क्या 0 से होगा, यानी रिजल्ट जो आएगा वो 0 से होगा। तो चेक कर लीजिए, 10 आपका दिया गया है तो 10 का फैक्टराइज आप कर दीजिए। 10 को आप लिखेंगे 2 क्रॉस 5, यानी 2 भी मिल गया आपको, 5 भी मिल गया। तो कहने का मतलब इसका अंत 0 से होगा, बिल्कुल होगा। तो इसको चेक कर लीजिए। मान लीजिए n का मान 1 रखते हैं तो 10 के पावर 1 हो गया, यानी रिजल्ट क्या आया भाई, 10 आ गया। अंत देखिए 0 से है। यदि हम n का मान 2 रखें, 2 रखने का मतलब क्या हो गया, 10 गुणे 10, यानी रिजल्ट क्या आया, 100 आ गया। यानी 100 रिजल्ट आया तो अंत इसका किससे हुआ, 0 से हुआ। तो कहने का मतलब यही क्वेश्चन आपका हो सकता है कि 2 0 कब मिलेंगे। जैसे 1 0 मिला, 2 0 कब मिलेंगे, 3 0 कब मिलेगा। तो आपका जवाब होगा, जैसे 10 के पावर 2 आपने रखा था तो 10 के पावर 2 का मतलब क्या हो गया, ये 100 हो गया। 100 का मतलब क्या हो गया, 10 गुणे 10। 10 गुणे 10 होने का मतलब 2 गुणे 5 हो गया, गुणे 2 गुणे 5। कहने का मतलब ये टर्म कितनी बार आया, इसके गुणनखंड में 2 बार आया। जब ये 2 बार आया तो इसका अंत 2 0 से होगा। कन्फर्म है कि इसका अंत 2 0 से होगा। तो इस प्रकार आपको पता चल गया होगा कि संख्या कोई भी हो उसका अंत 0 कब होगा, यानी उसके फैक्टराइज में 2 क्रॉस 5 मिलना चाहिए, तभी उसका अंत 0 से होगा, नहीं तो उसका अंत 0 से नहीं होगा। तो एक्सरसाइज 1.2 के सभी कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए और इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग हम एक्सरसाइज में करेंगे और हमें यह अनुमान लग गया है कि आपकी समझ में जो मैंने बताया है ये पूरा आ गया होगा
और यदि यह आपकी समझ में आया हो, अच्छे तरीके से समझ में आया हो, अभाज्य गुणनखंड, भाज्य गुणनखंड और जो है अभाज्य गुणनखंडों के सहायता से एलसीएम एचसीएफ निकालना, और कोई भी प्राकृतिक संख्या दे दी जाए, संख्याओं 4 पावर पर, जैसे ये दिया गया था, संख्याएं 4 पावर n पर विचार कीजिए, n एक प्राकृतिक संख्या है, क्या इसका अंत जो है वो 0 से होगा। तो आपको पता चल गया कि ऐसी कोई भी संख्या दी जाए उसका अंत 0 से कब होगा, जब उसका हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज हमें 2 क्रॉस 5 मिले, तब तो 0 होगा उसका अंत, नहीं 0 से उसका अंत नहीं होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी।